हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। लेसन हमने रीड कर लिया है। अब हम जो लेसन का एक ओवरव्यू है, शॉर्ट में हम लेसन एक बारी पढ़ लेते हैं। जो कीवर्ड्स हैं देखिए, फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? It refers to the variety of life existing on earth, their interrelationship and their relationship with the environment. जैव विविधता क्या होती है कि जो अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, जितने भी जीवों की प्रजातियां हैं, उनके पारस्परिक संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध, ये सब क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। जैव विविधता नाम से पता लग रहा है जीवों में विविधताएं, जीवों में विविधताएं मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, उनका आपस में संबंध, उनका एनवायरनमेंट के साथ संबंध, ये सब किसके अंडर आता है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से संबंध से है। जैव विविधता में जो धरती पर अलग अलग जीवों की प्रजातियां हैं, अलग अलग जो जीवों की प्रजातियां, उनका आपस में संबंध, उन प्रजातियों का वातावरण पर्यावरण के साथ संबंध, ये सब किस में आता है? जैव विविधता में आता है। सेकंड है डिफोरेस्टेशन। सेकंड क्या है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन देखिए दो होते हैं, एक डिफोरेस्टेशन, एक रीफोरेस्टेशन। डी की जगह क्या आ जाता है? री। डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई। रीफोरेस्टेशन होता है बड़े पैमाने पर जब पेड़ों को लगाया जाता है। जब बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जाता है उसे कहते हैं डिफोरेस्टेशन, और जब बड़े पैमाने पर पेड़ों को लगाया जाता है उसे कहते हैं रीफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना और साफ करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन क्या है? वनों की कटाई, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट क्या होता है? मरुस्थल। ठीक है, डेजर्ट क्या होता है? मरुस्थल। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? मरुस्थलीकरण। मतलब जो उपजाऊ मिट्टी है जब वो मरुस्थल में चेंज हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी जब अनउपजाऊ मिट्टी में या मरुस्थल में चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड मीन्स जो उपजाऊ मिट्टी होती है जब वो किस में चेंज हो जाती है? डेजर्ट में, मरुस्थल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या है? उर्वर भूमि का मृदा अपरदन के कारण अनुपजाऊ होना। मतलब जो उर्वर भूमि है, जो फर्टाइल मिट्टी है, वो भूमि कटाव की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रही है? अनुपजाऊ हो रही है। मीन्स उसकी उपजाऊता कम होनी, उर्वर मिट्टी की उपजाऊता कम होना ही क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या है? कि सभी पौधे, जीव और सूक्ष्म जीव या अजैव घटक आते हैं। पारितंत्र के अंदर क्या आ जाएगा? जितनी भी लिविंग चीजें हैं, सजीव चीजें, और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जो अजैव चीजें हैं, जो निर्जीव चीजें हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनके बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध आता है, मतलब साफ सीधी बात है, जीवों के बीच में, सजीव चीजों के बीच में और निर्जीव चीजों के बीच का जो संबंध है वही क्या कहलाएगा? हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है। पारितंत्र, पारितंत्र क्या होता है? इसमें सभी पौधे, जीव और सूक्ष्म और अजैव घटक आते हैं। जीव और अजैव घटक, सूक्ष्म जीव, इन सब का रिलेशन क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिफोरेस्टेशन। अभी मैंने आपको बताया था
कि पेड़ों को बड़े पैमाने पर लगाना, जहां से भूमि खाली हुई है ना, जहां से जब पेड़ काटे गए थे, जिस जगह से पेड़ों की कटाई हुई थी, वापस उसी जगह पर पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है? रिफोरेस्टेशन कहलाता है। इट इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। नए पौधों को लगाना, जहां से पुराने पौधे डिस्ट्रॉय हुए हैं उस जगह पर नए पौधे लगाना ही क्या कहलाता है? रिफोरेस्टेशन कहलाता है, पुनर्वनरोपण कहलाता है। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न स्पीसीज क्या होते हैं? द स्पीसीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये क्या है? संकटापन्न स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो क्या हो रहे हैं? डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्त होने का खतरा जिनके ऊपर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब ये ऐसे कगार पर हैं कि ये विलुप्त हो सकते हैं, खत्म होने की कगार पर हैं। ये ऐसे जीव जो खत्म होने की कगार पर होते हैं, खत्म होने की बाउंड्री पर हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, संकटापन्न स्पीसीज। संकटापन्न स्पीसीज क्या होते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या विलुप्त हो रही है, मतलब धीरे धीरे क्या होते हैं, अभी खत्म नहीं हुए लेकिन विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये भी जीव विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अभी खत्म नहीं हुए, अभी हैं कुछ शेष। नेक्स्ट है फोना। फोना क्या होता है? देखिए ये दो होते हैं, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फोना, दोनों एक साथ कराऊंगी, फ्लोरा एंड फोना। फोना क्या होता है? प्राणी जात, और फ्लोरा क्या होता है? वनस्पति जात। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोरा क्या होता है? वनस्पति जात, और फोना क्या होता है? प्राणी जात। प्राणी जात, वनस्पति जात, तो नाम से पता लग गया। प्राणी जात मीन्स एनिमल्स, द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूएट द फोना ऑफ दैट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं? फोना। ठीक है, और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? फ्लोरा। ठीक है, एक पर्टिकुलर मीन्स एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा हिंदी में, देखिए प्राणी जात और वनस्पति जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात कहलाएंगे, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे या पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? वनस्पति जात कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड डाटा बुक, RDB, रेड डाटा बुक। अभी हमने ऊपर पढ़ा था संकटापन्न स्पीसीज। रेड डाटा बुक क्या है? एक बुक ही है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है। एक देखिए रेड क्या है? खतरे का निशान होता है ना, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज ये भी तो खतरे में है ना, क्योंकि इनकी जिंदगी लगभग खत्म होने वाली है, इनकी जिंदगी लगभग खत्म होने वाली है, इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। जैसे डायनासोर क्या हो गया? अब विलुप्त हो गए ना, वो तो एक्सटिंक्ट हो ही गए, कभी ना कभी तो वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में होंगे ना, कि वो खत्म होने की कगार पर थे, लेकिन आज क्या है? वो खत्म हो चुके हैं, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए एक्सटिंक्ट क्या होता है? कि खत्म हो गए, एंडेंजर्ड खत्म होने वाले हैं, अभी इनकी कुछ संख्या रहती है, इनकी कुछ भी संख्या नहीं रहती। एंडेंजर्ड में जैसे लेपर्ड हो गया, वाइल्ड डॉग हैं, ये सब क्या है? खत्म होने की कगार पर हैं, ये लगभग खत्म होने वाले हैं। तो रेड डाटा बुक क्या होते हैं? जो जीव खत्म होने वाले हैं ना, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनका जो रिकॉर्ड रखती है, जिस बुक के अंदर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो कहलाती है रेड डाटा बुक। एक ऐसी बुक जो एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है उसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक, RDB। A book which contains a record of all the endangered species is called red data book। ऐसी बुक जो कंटेन करती है रिकॉर्ड किसका? एंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। तो देखिए रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? ऐसी पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा हो गया, नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट देखिए क्या होता है, ये दोनों हमने एंडेंजर्ड अभी किया था, अब हम कर रहे हैं एक्सटिंक्ट। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, एंडेंजर्ड खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट खत्म हो गए, अब नहीं, एक भी नहीं बचा। इट मीन्स द डिसअपियरेंस ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ, जैसे डायनासोर्स हो गए, आज क्या हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं ना पृथ्वी से, जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वो कहलाते हैं एक्सटिंक्ट। और जिन जो खत्म होने वाले हैं वो कहलाते हैं एंडेंजर्ड। तो एक्सटिंक्ट क्या होते हैं, इट मीन्स द डिसअपियरेंस ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ, मीन्स अर्थ से, पृथ्वी से उनकी अपीयरेंस, उनका अस्तित्व खत्म होने वाला, खत्म हो चुका है, होने वाला नहीं है, खत्म हो चुका है। ऐसे जीव जिनका पृथ्वी से अस्तित्व खत्म हो चुका है उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट, मीन्स विलुप्त। नाम से पता लग रहा है विलुप्त, लुप्त हो गए हैं। तो विलुप्त क्या होते हैं, वे जीव जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं या जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज या फिर विलुप्त स्पीसीज। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। देखिए गोइंग फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट, हैबिटेट होता है आवास, ऑफ सम स्पीसीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्या कह रहा है ये, गोइंग फार अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट मीन्स अपने प्राकृतिक आवास से बहुत दूर चले जाना, साल के किसी एक पर्टिकुलर समय में क्या होता है, एक निश्चित समय में क्या अपने प्राकृतिक आवास से दूर चले जाना, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, माइग्रेशन। जैसे कुछ पक्षी होते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत दूर उड़ के चले गए हैं, बहुत दूर डिस्टेंस कवर करके जब वो जाते हैं अपने प्राकृतिक आवास को छोड़कर, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके अपने प्राकृतिक आवास से साल के निश्चित समय में, जैसे ज़्यादा सर्दी जब हुई या ज़्यादा गर्मी जब हुई तो कुछ पक्षी क्या करते हैं, अपनी प्राकृतिक आवास को छोड़कर दूर चले जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे माइग्रेशन, उसे हम कहेंगे प्रवास। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। तो प्रवास क्या होता है, जीवन यापन हेतु कुछ स्पीसीज द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना। ठीक है, कुछ ही स्पीसीज हैं, कुछ ही जीव हैं इसके अंदर जो अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर चले जाते हैं। एक निश्चित समय है, जैसे 1 महीने 2 महीने, एक निश्चित समय के लिए वो जाते हैं, वापस फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं जैसे ही मौसम नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद है सेंचुरीज। सेंचुरीज देखिए क्या होते हैं, अभ्यारण्य बोलते हैं इसको हम हिंदी में। दे आर द प्लेस वेयर किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किलिंग मारना और कैप्चरिंग पकड़ना ऑफ एनी एनिमल मीन्स किसी भी जंतु को, किसी भी जीव को वहां पर मारना और पकड़ना क्या होता है, निषेध होता है, पूरी तरीके से बंद होता है। प्रोहिबिश का मतलब क्या होता है, निषेध। ठीक है, स्ट्रिक्टली, पूरी तरीके से, ऐसी जगह जहां पर जंतुओं को पकड़ना और मारना पूरी तरीके से निषेध होता है, तो ये काम कहाँ होता है, सेंचुरीज के अंदर होता है। ठीक है, अभ्यारण्य के अंदर वे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी जंतु संरक्षित रहते हैं, मतलब उन्हें कोई भी डर नहीं रहता, उन्हें ना वहाँ पे कोई पकड़ सकता, ना ही उन्हें वहाँ पे कोई मार सकता। फिर है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, नेशनल पार्क, दीज आर द रिजर्व्स और प्लेसेस which preserve flora and fauna, landscape and historical object of an area। ये क्या होता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वनस्पति जात, प्राणी जात एंड लैंडस्केप जो दृश्य भूमि होती है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऐतिहासिक वस्तुएं, इन सब को क्या रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क। ठीक है ना, फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो हमारी ऐतिहासिक चीजें होती हैं, इन सबको सुरक्षित रखा जाता है कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान में। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र।
It is a specified area in which multiple use of land is permitted by dividing it into certain zones and each zone is specified for a particular activity. जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि यहाँ पर जो भूमि होती है ना, भूमि के छोटे छोटे पार्टीशन करके छोटे छोटे जोन बनाकर हर एक जोन को एक अलग अलग काम करने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक जगह में एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाएगा, एक जगह में वनस्पति का ध्यान रखा जाएगा, तो ऐसे जोन डिवाइड कर करके क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है जीवों को। तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये विविधताओं के संरक्षण के लिए बनाए क्षेत्र होते हैं। जो अलग अलग विविधताएं हैं ना, क्योंकि आपको भी पता है हमारी धरती पर बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो अलग अलग प्रजाति को अलग अलग जोन में भी सुरक्षित रखा जाता है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो ये सब काम किसके अंदर होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर। चलिए अब हम करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान आपको भरने हैं। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। आपको बताना है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो जंतु होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट, उनके प्राकृतिक हैबिटेट होता है आवास। एक ऐसी जगह बताइए जहां पर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। तो ऐसी जगह कौन सी है, जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या किया जाता है, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। सेकंड, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज। आपको बताना है कि ऐसे स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज मीन्स विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। क्या कहलाते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। नाम से पता लग रहा है विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंडेमिक स्पीसीज। फिर है थर्ड, माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस। अभी पढ़ा था माइग्रेशन की, जो पक्षी होते हैं वो बहुत दूर उड़ के चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। क्यों, जब मौसम चेंज होता है, जब जलवायु चेंज होती है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पक्षी होते हैं, वो प्रवासी पक्षी बहुत दूर क्षेत्रों में चले जाते हैं। किसकी वजह से, जब जलवायु परिवर्तन होती है, जलवायु परिवर्तन की वजह से। हिंदी में करते हैं, विशेष क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वो क्या कहलाता है, चिड़ियाघर। प्राकृतिक आवास है, जैसे वो जंगल में रहते हैं तो उनको उसी तरीके का वहां पर एटमॉस्फेयर बना के दिया जाता है, वहां पर वो आसानी से रह सकते हैं। तो कहाँ पर होता है, चिड़ियाघर। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। पलायन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में किसके कारण करते हैं पलायन, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये कीवर्ड्स भी लिखने हैं और ये एक क्वेश्चन आपको राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऊपर जो कीवर्ड्स हैं आपको लर्न भी करने हैं और आपको राइट भी करना है, बिकॉज इन्हीं कीवर्ड से आप लेसन में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन्हीं को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस और ये कीवर्ड्स लर्न भी करने हैं और ये राइट भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।